अरे क्या यूटेराइन प्रोलेप्स? फोन रख दे नीचे, जेब में डाल फटाफट, फोन को याद नहीं लगेगा। हाँ, तो यूटेराइन प्रोलेप्स में ये तो पहुंच हो गए थे, ठीक है। ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन शुरू हो गए, मेरी पहुंच रही है आवाज वहां? सोच, पहुंच रही है, ये ऐसी आएगी बात। चल, ये ढक्कन बंद कर, बंद, बंद कर, पूरा बंद। दार टेकुंद है, क्या हुआ? बंद करने गया, खोलने गया, कर दिया। तो आज मुझे ऐसा फटे हुए कपड़े जैसा कैसे लग रहा है? अनकंफर्टेबल लग रहा है। अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ है नहीं, अधूरा अधूरा सा, रोजाना कुछ जगह हुआ ऐसा लगता है। तो चलो भाई, अच्छी बात, जो भी हम क्या कह सकते हैं। ये पढ़ लिया तुमने, क्लिनिकल फीचर, साइन सिम्टम। सुन लो, 25 मिनट में मैं गायनिक पूरी कर लूंगा, उसके बाद में नया सब्जेक्ट सीएचएन स्टार्ट होगा। क्या बोल रहे हो? अच्छा, ओबीजी के इंस्ट्रूमेंट्स बाकी है? ओ भाई सॉरी, हाँ उसको तो लिखना ही नहीं, बताना है, 2 मिनट का काम है। उसकी 50 स्लाइड 2.5 मिनट लगेंगे, क्या है बता देंगे। प्रोलेप्स के क्या क्या साइन हो सकते हैं? तो यूट्रस अपनी एनाटॉमिकल लोकेशन से नीचे आ जाए तो क्या साइन होता है? फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वेजिनल इंट्रोइटस, स्पेशली इन द स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, पहला तो ठीक है, सबको ही पता है। बैकएक हो सकता है, डिस्पायरियूनी हो सकता है, यूरिन की अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, ये मोस्ट कॉमन साइन है, लिख लो फटाक से। भाई प्रोलेप्स होगा तो ब्लडर के ऊपर प्रेशर लगेगा, तो थोड़ा सा यूरिन बनेगा, तो पेशेंट बोलेगा अर्ज इनकॉन्टिनेंस। आपको पता है इनकॉन्टिनेंस का टाइप मीनिंग पता है आपको? इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है? इनकॉन्टिनेंस का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस में डिफरेंस क्या है फिर? एक तो तुम भीड़ में बोलते हो, मुझे पता ही नहीं चलता, तुम बोल रहे हो वो कर रहे हो। डिफरेंस बिटवीन रिटेंशन एंड इनकॉन्टिनेंस, बाप जी मैं पूछ लूंगा, बाबा बस तो मुझे, मैं उधर आ जाऊंगा, फिर आप मेरे कान के पर्दे फाड़ देना जोर से बोल के। क्या इतना जोर है? बाद में बात करूंगा कितना जोर है, ज्यादा जोर लंबा नहीं टिकता, गला खराब हो जाता है। मैं भी पहले स्टार्टिंग में नया नया पढ़ना शुरू किया ना, इतना जोर से पढ़ा था, फिर अकल आ गई मेरे को, ठीक है। अब मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, मुझे पता है नए नए पढ़ना शुरू करते हैं ना तो फिर टिकता कुछ नहीं है। हाँ कौन बताएगा इनकॉन्टिनेंस और रिटेंशन में डिफरेंस? सर आप तो पढ़ के आए हो ना आज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राजवर्धन बैठे बैठे बोल दो, पढ़ के आए हो? मैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, फिर देख लेना जवाब नहीं दिया फिर मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। पढ़ के आना है, सुन लेना। और आप इतने दिन कहाँ थे? एग्जाम देके घर चले गए? आज थोड़ी ज्यादा आ रही है ना, मैं कर देता हूँ छुट्टी। हाँ, रिटेंशन का मतलब होता है पेशेंट का यूरिन पास नहीं कर पाना, यूरिन पास। इनकॉन्टिनेंस का मतलब है जितना आया उतना जाना, जितना आया उतना मरीज को यूरिन रोक नहीं पाना। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। जितना यूरिन बना ब्लडर में आया, रिजर्व कैपेसिटी कम हो गई, या तो ब्लडर के ऊपर प्रेशर लगा, या स्नीजिंग हुआ, या कफिंग हुआ, या इंक्रीज इंट्राब्डोमिनल प्रेशर हुआ, या रिफ्लेक्स की एब्नॉर्मलिटी आई, या मिचुरेशन सेंटर काम नहीं किया, S1 S2 S3 में कोई प्रॉब्लम हुई, ऐसा कुछ भी हुआ, उसकी वजह से अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो सारे जो भी कैथेटर लगाते हैं हम यूरिनरी रिटेंशन में लगाते हैं। कंडोम कैथेटर ऐसा होता है जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में लगाया जाता है। सारे कैथेटर चाहे K90 है, चाहे बोलिस है, चाहे 3 वे है, चाहे इंडवेलिंग है, चाहे मेलाकोट है, सारे कैथेटर किसमें लगते हैं? रिटेंशन में। और पार्किंसन पेशेंट है, या जिसको कोई ओल्ड एज का पेशेंट है, जिसको अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन धीरे धीरे ब्लड की टोन चली जाती है, तो उसको अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी रहती है, ट्रिपलिंग ऑफ यूरिन, दैट इज इनकॉन्टिनेंस रहता है। उसमें कौन सा कैथेटर लगता है? कंडोम कैथेटर लगता है। ये बात थोड़ा सा याद रखना, इनकॉन्टिनेंस में लगता है। ठीक है, ये बात तो अब एग्जामिनेशन करेंगे यूटेराइन प्रोलेप्स का, तो बाई मैनुअल कर सकते हैं, स्पेकुलम से कर सकते हैं, मतलब मैनुअली भी कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंटल भी कर सकते हैं। सर्विक्स, एक्सटर्नल ओस, ये दोनों के बारे में देखेंगे। बॉडी ऑफ द यूट्रस इन पोस्टीरियर फॉर्निक्स सर्विक्स अपवर्ड, जब देखेंगे बाई मैनुअल तो यूट्रस का जो पार्ट है अपर वाला वो थोड़ा नीचा फील होगा, ये तो एग्जामिनेशन से भी पता कर सकते हैं। आप लोग कर रहे हो पार्टिसिपेट 28 जून को? कुछ अटपट अलग सा करना है थोड़ा कुछ, क्या कर रहे हो आप लोग? ये डांस वांस तो सभी करते हैं, क्या कर रहे हो? मेरे को भी बताओ ना, मैं भी सुनूं कुछ। सरप्राइज है, सरप्राइज ये होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, सरप्राइज तो यही होगा हम कुछ नहीं कर रहे थे। मैं क्यों, हमारा काम ऑडियंस है भाई, ऑडियंस का काम है देखना सुनना।
हम वहाँ कोई परफॉर्मर थोड़ी है, सही है कि नहीं है? हम रोजाना परफॉर्म करते हैं, हम तो यहाँ परफॉर्म करते ही हैं रोजाना, पढ़ाते ही है ना। अब एक दिन हम आपसे मांगा है, वो दिन भी आप नहीं दोगे हमें, तो फिर हमारे कहने का क्या फायदा? सर मेरे को बोल रहे हैं आप जाके बोलो, आपकी बात मान लेंगे बच्चे। अरे मैंने कहा मेरी बात मान लेंगे, लेकिन मेरे को ही नहीं मानते, मेरी बात को क्या माने? तो नहीं नहीं आपकी बात मान लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ। मानते तो हो बस थोड़ा सा ऐसा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम, मैं कल बोला एम्स बठिंडा का पेपर सॉल्व करके, कौन कौन करके आया? सब करके आए। आप सच सच बताना, पेपर कैसे सॉल्व करने के बाद अच्छा लगा? आपको लगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं पेपर में? इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हर एक पेपर में मिलते हैं इससे रिलेटेड, मिला है ना? कुछ चीजें ऐसी है जो आप ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ, ऐसा था ना कुछ? ऐसे थे ना 4-5 सवाल जो आपको डाउट थे, और ये क्वेश्चन आपने रूम में बैठ के किया, आपके 80 टू 85 नंबर आए हैं तैयारी करने वालों के, मिडिल वालों के आए 70 से 75, जो अभी 1 महीना हुआ उनके आए 60 नंबर आ गए उनके भी, जो नए लोग आए ना उनके भी 60 नंबर आए। इसका मतलब रूम में बैठ के 60 आए तो 10 नंबर माइनस कर लो आप। रूम में बैठने पे हमेशा 10 नंबर ज्यादा आते हैं। अपनी जगह पे बैठ के आप पेपर देते हो, सेम पेपर अगर आप एग्जाम में देते तो आपके 10 नंबर कम आते। ये रूल है, इसीलिए देखा, क्योंकि आप आराम से बैठ के दे रहे थे, एकदम मस्ती से दे, इसलिए आपके 10 नंबर ज्यादा है। देखना आप वापस पढ़ोगे ना तो भी आपके 4 नंबर बढ़ जाएंगे। ये मैं सही कर सकती थी, इसको मैं सही कर सकता था, ये मेरे गलत कैसे हुआ? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी प्रैक्टिस करनी शुरू करो। नेक्स्ट पेपर आपको सॉल्व करके आना, दमन दीव 2018, दमन दीव इंस्टीट्यूट है, पेपर बुक में है, दमन एंड दीव। एक बार हुआ है, 2018 में हुआ था, 27 मार्च 2018, मुंबई था मेरा सेंटर, मुझे पता है। हाँ, दमन एंड दीव जगह का नाम है। अब तुम्हें ये भी नहीं पता, ये नॉर्थ साइड में क्वेश्चन आएगा अभी जो पेपर ये सही में, कि दमन दीव क्या है, दमन दीव क्या है, दमन दीव की राजधानी क्या है, ऐसे सवाल आ सकता है। अरे भारत में कुछ स्टेट होते हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, समझते हो? यूनाइटेड टेरिटरी, तो दमन दीव यूनाइटेड टेरिटरी है। जब हम अहमदाबाद से मुंबई जाते हैं तो बीच में आता है वलसाड, नाम सुना वलसाड? वापी नाम सुना? वापी हाईवे पे, उससे 15 किलोमीटर साइड में समुद्र किनारे पे एक छोटा सा गांव है जिसके तीनों तरफ समुद्र है, और एक कॉर्नर पे गांव है, उसको बोलते हैं दमन दीव। उससे 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसी का ही पार्ट है। वो उधर से जाना पड़ता है राजकोट होके, या फिर 500 किलोमीटर समुद्र में से जाना पड़ता है ना? हाँ, वापी से 15 किलोमीटर दूर है गांव है दमन, जो यूनाइटेड टेरिटरी है। तो वहां पर एक एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम बहुत अच्छा पेपर था, वो 80 नंबर का पेपर था। कितने नंबर का था? 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक नंबर का, 1/4 माइनस मार्किंग। जो दमन के रहने वाले उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिले थे। पेपर 100 नंबर का है, लेकिन अपने को क्वेश्चन कितने पेपर के मिलेंगे? 80 के। मार्किंग कितने में से होगी? 100 में से। तो हमारे 80 में से किसी के कितने आए, किसी के कितने आए? जो लोकल वहीं के रहने वाला है उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, कि आप लोग पहली बार वैकेंसी निकली थी भारत के आजाद होने के बाद, वहां के हॉस्पिटल में बड़े बड़े हॉस्पिटल 400 बेड के, उनके लिए वैकेंसी निकली थी, 52 पोस्ट थी उसमें, ऐसे करके ये पेपर है। उसके बाद अभी तक निकली नहीं है वापस, 2018 के बाद वापस वैकेंसी नहीं निकली, क्योंकि वहां की जो जनता है वो निकलने नहीं दे रही। वो कह रहे हैं हमें लोकल कोई लो, आप पूरे इंडिया से एग्जाम करवाओगे, बाहर वाले लोग सेलेक्ट होंगे, हम यहाँ कॉर्नर पे बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रोजाना समुद्र की लहरें हम खा रहे हैं, वैकेंसी कोई दूसरा ले जाएगा। अच्छी सैलरी होती है, मस्त सैलरी होती है, बढ़िया है, यूनाइटेड टेरिटरी है, सब कुछ सस्ता भी मिलता है, सब कुछ अच्छा है, एक समुद्र के किनारे बीच का रोजा आनंद लेना है, सब अच्छी बात है, बढ़िया जगह है। तो ऐसे करके उसके बाद में वैकेंसी कभी आई नहीं। आप ये पेपर सॉल्व करना कल, आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे इसमें जो किसी भी पेपर में मिल सकते हैं, और आप वो गलत भी कर सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप गलत करोगे, जैसे आएगा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, फिर आप सही कर लोगे। पहले मैं आपको ऐसे टास्क दूंगा, रोजाना करके आना, और जो क्वेश्चन आपके रजिस्टर बनाना कल से ही, जो कल गया उससे ही, जो गलत हो रहा है उसको रजिस्टर में नोट डाउन करना कि ये मेरे गलत हुए। एग्जाम देने जाओ ना, सिर्फ वही पढ़ के जाना, कैम्स बठिंडा में 15 क्वेश्चन गलत हुए, सिर्फ 15 ही पढ़ना है, 85 नहीं पढ़ना। अगर किसी के 80 नंबर आए हैं तो 80 नहीं पढ़ने हैं, वो 20 पढ़ने हैं। क्यों? सही हो रहा है उसको क्यों पढ़ना, वो तो सही हो रहा है, अपने को तो इंप्रूव करना है ना। जो सही हो रहा है उसको प्राउड फील थोड़ी करना है, अपने को तो सिलेक्शन लेना है। तो जो गलत हो रहा है उसकी लिस्ट बनाओ, एग्जाम से पहले सिर्फ वही पढ़ना है। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे पेपर सॉल्व करोगे, आपका देखना सिली मिस्टेक नहीं होगी आपसे, गलतियां होना सही। और पेपर कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने? पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है सुन लो। 1 से 100 तक नंबरिंग लिखना है, नंबरिंग लिखना है 1 से 100 तक। फिर आंसर की नहीं देखनी है, पूरा पेपर नहीं हो जाए तब तक नहीं देखनी है। पहले का क्वेश्चन पढ़ा, अपने हिसाब से आंसर लिखना है। अपने हिसाब से क्या है कि भाई फर्स्ट का ए, दूसरा मेरे करने का मन नहीं कर रहा, टफ है, छोड़ दिया। तीसरे का सी है, ये लो। फोर्थ का डी है, कर लो पूरा। फिर पेपर पूरा हो गया, फिर आंसर की पे जाओ, पहला राइट, दूसरे में ये है, तो आपको मार्क पेन से मार्क कर दो, अपने को पढ़ना है। यहाँ पर छोड़ दिया, एग्जाम में तो पढ़ना है ना, तो मैंने छोड़ा क्यों? इसका राइट आंसर क्या था? फिर एक तरफ लिखो राइट कितने हुए, एक तरफ लिखो रॉन्ग कितने हुए, एक तरफ लिखो छोड़े कितने। 70 राइट, 20 रॉन्ग, 10 छोड़े। तो राइट है उसको तो भूल जाओ, 10 20 रॉन्ग है उसको भी पढ़ना, 10 छोड़े उसको भी पढ़ना। पढ़ना किसको? 3 बार इसको, 30 मिनट में 3 बार, 30 क्वेश्चन है, 3 बार पढ़ो। अब आप 100 के 100 क्वेश्चन राइट। अब इनमें से एक क्वेश्चन भी कभी पेपर में आ गया और सिलेक्शन इससे होगा, इससे नहीं होगा, क्योंकि तो सबको आते हैं। जो आपके राइट है वो सबकी राइट है, सिलेक्शन होगा यहाँ से। तो जो गलत हो रहे हैं उसको 3 बार तुरंत पढ़ो उसी टाइम, और रजिस्टर में भी लिख लो। नेक्स्ट जब पढ़ोगे सिर्फ यही पढ़ना है, रॉन्ग और लेफ्ट, कौन सा गलत था कौन सा लेफ्ट था, उसको पढ़ लो, अपना काम हो गया। ऐसे 30 पेपर भी निकाल लिए ना अच्छे अच्छे वाले, तो आपके जो 4-4 नंबर से रहने वाले बंदे ना कोई नहीं रहेगा, बाकी हो जाएगा सिलेक्शन। तो दमन दीव का करके आना नेक्स्ट, ठीक है? तो मैनेजमेंट कर ले अपन, न्यूटन प्रोलेप्स का जल्दी जल्दी फटाफट। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव कौन होने से पहले, कंजर्वेटिव, नॉर्मल मैनेजमेंट, स्पेशली और फिर सर्जरी। 4 टाइप में होता है, 4 सीक्वेंस में होता है। लिखो फटाफट क्या क्या होता है, मैं बता देता हूँ। और किसी के पास में अगर बाई चांस कोई पेपर पेपर नहीं हो ना, तो किसी के पास है वो सेंड कर दिया करो। ऐसे ऐसे नहीं कि मेरे पास है मैं इसको क्यों सेंड करूं, कर दिया करो सेंड। नहीं हो तो सेंड कर दिया करो, स्टूडेंट करते नहीं है कि मेरे पास है मैं पढ़ लूंगा मेरा हो जाएगा। कंपटीशन तुम्हारा तुम्हारे फ्रेंड से नहीं है, पूरे इंडिया से है, इसलिए ये नेगेटिविटी कभी नहीं लानी है। सबसे पहले लिखो प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? होने से बचाना। प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। यूटेराइन प्रोलेप्स से कैसे बचाया जा सकता है? एंटीनेटल केयर होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होना चाहिए। अभी लिखवा दूंगा, बेसिक बात है जिसमें एग्जाम में कुछ नहीं आएगा भाई। एंटीनेटल केयर प्रॉपर होगी, पोस्टनेटल केयर प्रॉपर होगी, इंट्रानेटल केयर प्रॉपर होगी, तो यूटेराइन लिगामेंट की इंजरी नहीं होगी, तो फ्यूचर में प्रोलेप्स नहीं होगा। कुल मिला के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अच्छी बात है। तो क्या क्या होगी प्रिवेंटिव? प्रेगनेंसी केयर, ऑब्स्टेट्रिक केयर हो गई। ज्यादा भार वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, मेल लोग या कोई भी पर्सन चाहे फीमेल भी है, ज्यादा भार वाली एक्सरसाइज करते तो उसको हर्निया हो जाता है। यू नो अबाउट हर्निया? हर्निया क्या होता है?
जैसे सबसे लास्ट में लोग बैठे हैं, अभी अंदर बैठे हैं, ठीक है, वो अगर हाथ बाहर निकाल ले तो मैं क्या बोलूंगा, खिड़की से बाहर झांक रहा है तो किसी को दिख जाए उनका हाथ तो क्या बोलोगे, हर्निया हो गया। हर्निया क्या है, कोई भी ऑर्गन अपनी एनाटॉमिकल लोकेशन से बाहर झांकने लग जाए उसको हम बोल देते हैं हर्निया। यही बोलते क्या, हाँ या ना। प्रोट्यूज हो जाना किसी ऑर्गन का हर्निया कहलाता है। जैसे किसी की एब्डोमिनल की सर्जरी हुई और डायबिटीज का पेशेंट है और सर्जरी के 6-7 दिन बाद कोई टांगे टूट जाते हैं उसको बोलते हैं डेहिसेंस। क्या बोलते हैं, डेहिसेंस। और टांगे टूटने के बाद में पार्ट बाहर आ जाए, एग्जिट, एविसेशन, ऐसा होता है ना। और एविसेशन में खुला दिखता है, हर्निया में हो सकता है कवरिंग रहे। हर्निया में कई बार कवरिंग रहती है, जैसे इंटेस्टाइनल ऑर्गन बाहर है, इंटेस्टाइन के ऊपर कवरिंग रहती है, ऐसा भी हो सकता है। होता ही थोड़ा ध्यान रखना से। तो ऐसी एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रेशर से, ज्यादा कप से, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर से भी हो सकता है यूट्रन, जैसे मान लो किसी के एब्डोमिनल का ट्यूमर हो गया तो भी हो सकता है। तो इसको भी थोड़ा ये चीजों का ध्यान रखना, हैवी लिफ्टिंग नहीं करना। अब लोग नई नई बार जिम जाते हैं, और लोग जिम जाते हैं फिर वो वजन उठाते हैं बहुत ज्यादा, वो लगता है मैं एक दिन में बॉडी बना लूंगा। एक दिन में बॉडी बनाएगा नहीं, बॉडी में ऐसी जगह प्रॉब्लम होगी फिर कभी वापस जिम नहीं जा पाएगा। हाँ सच में, कमत ऐसा, ऐसा कोई नर्व कंप्रेस हो जाती है फिर परमानेंट डॉक्टर बोलता है कभी भी जिंदगी में इतना किलो से ज्यादा वेट बियर नहीं करना। फिर क्या करोगे, तो एकदम करने से कुछ नहीं होता, ये सब ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो अचानक से क्या होगा, नर्व कंप्रेस हो जाएगी कोई, तो फिर नेक्स्ट नर्व पैरालिसिस, पैराप्लेजिया। तो ज्यादा भार बहुत नुकसानदायक भी है, तो ज्यादा वेट लिफ्टिंग से महान नहीं बनता, धीरे धीरे वेट लिफ्टिंग करना सीखना है तब महान बनता है। ऐसे उसेन बोल्ट नाम सुना आपने, उसेन बोल्ट नाम सुना, वो तो चैंपियन है किसमें, रनिंग में। किसमें वो, रनिंग में एथलीट है वो। और दौड़ कितने सेकंड की होती है, 10 सेकंड की, मतलब 100 मीटर होती है, कितनी होती है, 100 मीटर दौड़, जो 9-10-11 सेकंड लगते हैं। अब बोलते हैं 10 सेकंड के लिए वो इतने साल दौड़ा, उसने 10 साल प्रैक्टिस की 10 सेकंड की दौड़ जीतने के लिए। तो उसके लिए एक दिन में थोड़ी हुआ, उसने प्रैक्टिस की है पूरी। तो इसके लिए आपको भी एक सिलेक्शन चाहिए, तो आपको कम से कम 1 साल करना पड़ेगा। एक दिन में मैं सब पढ़ लूंगी, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे हम एक दिन में। तो रोजाना का प्रैक्टिस करना पड़ेगा कम से कम 1 साल तक, 8-10 महीने तक तो करना ही पड़ेगा, तब हो पाएगा। एडेप्टेशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म, स्मॉल फैमिली नॉर्म का मीनिंग क्या होता है, हम एक, हमारे एक, ऐसा, या हम दो हमारे दो, दोनों का मीनिंग एक ही है। देखो मैथ कहती है कि एक और एक कितना होता है, 2। फिलोसॉफी कहती है 1 और 1 होता है 11 होता है। ये नहीं जो वैदिक गणित है वो बोलती है 1 into 1 is equal to 1। इमोशन कहता है एक और एक कितना होता है, पता नहीं कितना होता है, ये तुम पढ़ के बताना मुझे। तो स्मॉल फैमिली, क्योंकि यूट्रस को ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होगा, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होगा तो प्रोलैप्स होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ग्रैंड मल्टीग्रेविडा, ग्रैंड मल्टीपेरा में यूटेराइन प्रोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कहने का मतलब ये था, बात खत्म हो गई, लिख लिया तीनों। बेवकूफ है, बीच बीच में आ जाता, परेशान कर। फिर मैं कुछ भी करूंगा, फिर कल के दिन फिर वो मिमिक्री करेंगे वो 28 तारीख को, सर ऐसे ऐसे करते थे, इस बार ऐसे ऐसे किया, इस बार करेंगे ऐसे ऐसे करते थे। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी हो रहा है अनइंटेंशनली हो रहा है, आप जो भी कर रहे हो इंटेंशनली कर रहे हो, यही फर्क है हम लोगों में। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, ब्लडर को खाली करते रहना है, मशीनों से नहीं, ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं कराते घंटे से बाहर चले जाओ, ब्लडर जब भर जाए, सेंसेशन आए तो प्रेशर नहीं लगाना। कीगल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज क्या होती है, कीगल एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए हर समय, एनी टाइम मतलब पूरी जिंदगी। पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए, पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए पेल्विक एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज की जाती है। अच्छा कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं, कोई बताएगा कैसे करते हैं कीगल एक्सरसाइज, पोस्टमार्टम पीरियड में मोस्ट कॉमन करना जरूरी है, तो कैसे करते हैं कीगल एक्सरसाइज, किसी को नहीं पता। देखो माना कि आपका ब्लडर खाली है, मान लिया, लेकिन आपको ऐसे फील करना है कि ब्लड भरा हुआ है, हम उसको होल्ड कर रहे हैं, 10 सेकंड होल्ड करना, 5 सेकंड छोड़ना, 10 सेकंड होल्ड करना, इंस्पेक्टर को कॉन्स्टिक्ट करवाना है, ब्रेन से तो होता है रिफ्लेक्स। भाई ब्लडर को कैसे रोकते हो, आपका ब्लडर भरा हुआ है तो क्या वेटिंग हो जाता है, नहीं होता, जब तक हम नहीं चाहे तब तक ब्लड वेटिंग थोड़ी होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारे कंट्रोल में ब्लडर, तो जब ब्लडर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है तो उसी को कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ब्लडर को होल्ड करना, जैसे खाली है फिर भी उसको क्या करना, 10 सेकंड होल्ड करके रखना, फिर 5 सेकंड छोड़ दिया, फिर 10 सेकंड होल्ड करके रखा, फिर 10 सेकंड छोड़ दिया, ऐसे इसको बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। इससे पेल्विक फ्लोर की मसल्स में टॉनिसिटी बढ़ती है, तो पोस्टमार्टम पीरियड में इनवॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्टमार्टम पीरियड में इनवॉल्यूशन को प्रॉपर करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कीगल एक्सरसाइज करनी चाहिए फीमेल को। मेल में अलग रोल होता है इसका, लाइंग इन प्रोन पोजीशन फॉर हाफ टू 1 आवर वंस ट्वाइस डेली बिटवीन, मतलब पोजीशन पोस्टमार्टम इधर उधर दोनों साइड चेंज करते रहनी चाहिए। पोस्टमार्टम पीरियड में सिर्फ सुपाइन ही नहीं सोना चाहिए, इसकी टॉनिसिटी बढ़ाने के लिए तो थोड़ा सा यूट्रस के लिगामेंट स्ट्रेंथ हो पाते हैं, ठीक है ये बात। आपने नाम सुना होगा द एम्पुटेशन ऑफ द फीमर, या आपने कभी फीमर का एम्पुटेशन के बारे में पढ़ा होगा। जब हम किसी पार्ट को निकाल देते हैं, अब नहीं एम्पुटेशन करते हैं, तो उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है पेपर में, जो एग्जाम में आती है किसमें था, था, अच्छा वेरी, अब नहीं एम्पुटेशंस, अब नहीं एम्पुटेशन में दो चीजें होती है, एक होता है जस्ट आफ्टर, एक 24 आवर आफ्टर, अलग अलग है दोनों का आंसर। जस्ट आफ्टर नीचे पिलो देना है, जस्ट आफ्टर क्या करना है, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ से काटा है तो स्टम्प बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिम्फ भी है, यहाँ पर वेसल्स भी है, यहाँ पर एडिमा भी होगा, ब्लीडिंग भी हो रहा है, सप्लाई भी हो रहा है, तो आपको थोड़ा अप रखना है ताकि लिम्फेटिक ड्रेनेज वापस चला जाए और यहाँ पे एडिमा नहीं हो। जस्ट आफ्टर तो क्या करना है, पिलो देना है नीचे, लेकिन 24 आवर आफ्टर सीधा रखना है, क्या करना है, स्ट्रेट रखना है, फ्लैट रखना है। फिर उसको आप एलिवेटेड नहीं रख सकते, क्योंकि एलिवेटेड रखा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आधा मिनट में। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा। क्या होता है कॉन्ट्रैक्चर, जैसा रखते हैं वैसे ही हो जाता है। जैसे मेरा ये हाथ है, अगर मैं हाथ की बराबर एक्सरसाइज करूंगा तो हाथ ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, जैसा भी हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे फिक्स कर दिया, देखो ये एंगल बन गया, अब मैं ऐसे ही रखा, अगर बाई चांस एलिवेटर रख दिया अभी ऐसे, अब इसको मैं सीधा करना चाहूंगा तो पैर ऐसे रहेगा, फिर ये पैर ऐसे रहेगा, आगे कितना ही कर लो, पीछे जाओ,
ऐसे जाओ, ऐसे रहेगा फिक्स। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब उसके अंदर जो गैप है वो फिक्स रह जाता है। कोई पार्ट की मसल्स की जो टोन है वो काम नहीं कर पाती फिर। तो अगर आगे रहेगा पैर तो फिर वो आगे रहेगा, पीछे ले जाओगे तो फिर पैर स्ट्रेट नहीं हो पाएगा वापस। तो बीच-बीच में हर 2 घंटे से 20 मिनट के लिए प्रोन पोजीशन भी देना पड़ता है अब एम्पुटेशन में। आप पढ़ोगे बाद में। सर्जरी के रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में हर 2 घंटे में 20 मिनट के लिए प्रोन भी देना। क्यों? जैसे आपने एम्पुटेशन किया, जिसका एम्पुटेशन करते तो वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं? तो अब आगे की तरफ है, यहाँ रहेगा पैर। अगर आप उसको प्रोन नहीं दोगे तो आगे रह जाएगा, ये पीछे है, ये आगे। तो प्रोन दोगे तो ऐसे हो गया। फिर वापस 2 घंटे सीधे सुला दिया, फिर वापस ऐसे हो गया, फिर ऐसे। तो बराबर कैसे रहेगा? यहाँ रहेगा पैर। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये थोड़ा ध्यान रखना ऐसे। ये हो गया, पोजीशन भी चेंज होगी। अब कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब रूटीन क्या-क्या करना चाहिए? माइनर डिग्री है तो एस्ट्रोजन थेरेपी देना चाहिए, क्या पता कुछ सेट हो जाए। अच्छी एक्सरसाइज, वेट कम करो, अगर ओवरवेट है तो वेट कम करो, अगर वेट ज्यादा है तो वेट कम करो। ये प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, ओवरवेट कितने से ज्यादा बीएमआई को बोलते हैं? कितने से ज्यादा को ओवरवेट बोलते हैं? 25 या 25 से ज्यादा बीएमआई को ओवरवेट बोलते हैं। 25 और मोर देन 25, 24.99 तक नॉर्मल है। बीएमआई 18.5 टू 24.99 इज नॉर्मल। 25 और मोर देन 25 इज ओवरवेट एंड 30 और मोर देन 30 इज ओबेज। सब अपनी अपनी बीएमआई निकाल के लाना कल। बीएमआई निकालनी आती है ना? आनी चाहिए, केजी बटा मीटर स्क्वायर। हाइट किसमें है? मीटर में, नॉट सेंटीमीटर, मीटर में। जितना है उसको मल्टीप्लाई करना 2 बार। जैसे किसी की हाइट 5 फुट 4 इंच है तो कितना सेंटीमीटर हाइट हुई? अब कॉपी लेके करेंगे, कॉपी लेके लिखोगे ना। 5 फीट 4 इंच किसी की हाइट है तो बताइए कितना सेंटीमीटर हाइट हुई? बेवकूफों, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 1 फीट में 30 सेंटीमीटर तो 5 पे दोगे 150, एक में 2.5 होते हैं तो कितने हो गए? 4 के 10, 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए? 1.6 मीटर। 1 पॉइंट, तो कैसे लिखोगे? अगर किसी की हाइट 5.4 इंच, सुनना, 5.4 फीट है और उसका वेट माना कि 60 केजी है तो बीएमआई कैसे निकालोगे? इसको करोगे मीटर में। 5.4 का कितना होगा? 1 फीट में 30 सेंटीमीटर तो होगा 5 का तो 150, 4 का हो गया 10, तो हो गया आपका हाइट कितनी होगी? 1.6 मीटर। 1.6 फॉर्मूला क्या है? मीटर स्क्वायर। तो 1.6 इंटू 1.6, और अब ये जो आंसर आएगा ना ये आपकी बीएमआई होगी। अच्छा, 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3.2 आएगा, इससे कम आएगा, इससे ज्यादा आएगा? 1.6 से 1.6 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को जोड़ दें, सही है? मैथ पढ़ के आए हो 10 तक? किसी भी नंबर को 2 से कम से मल्टीप्लाई करने पे आंसर डबल नहीं आता, कम आता है। तुम एग्जाम में यही गलती करोगे कि 1.6 into 1.6 is equal to 3.2, और यही होगी हमारी बहस पानी में गई। क्योंकि 1.6 को 1.6 ऐड करते हैं तो 3.2 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 भी नहीं आएगा। 3.2 तो दूर की बात है, 3 भी नहीं आएगा, उससे भी कम आएगा। तो किसी भी नंबर को 2 से कम मल्टीप्लाई करने पे आंसर डबल नहीं आता। तो 1.6 into 1.6 आंसर कितना आएगा मुझे नहीं पता, 2.96। 2.56, जो भी आओ 3 से कम आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो नीचे लिखोगे 2.56 है ना, ऊपर लिखोगे 60, नीचे लिखोगे 2 पॉइंट। कभी मत करना कि 1.6 into 1.6 is equal to 3.2, और आप ये करोगे ना इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए होगा और आपका गलत हो जाएगा। तो अब इसका जो आंसर आएगा ना वो बीएमआई होगा। समझ रहे हो बीएमआई कैसे निकालते हैं? तो मल्टीप्लाई करना है पेन से, सीधा मत लिख लेना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आता है पेसरी। पेसरी एक तरीके का एक मिनी सर्जरी बोल सकते हैं। क्या होता है? जैसे ये यूट्राइन प्रोलैप्स है, इसके ऊपर हम कवरिंग लगा देते हैं, उसी जगह पे फिक्स कर देते हैं। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं छोटे से, तो वो फिक्स कर देते हैं, उसके बाद में आगे फर्दर प्रोलैप्स नहीं होता। तो पेसरी क्या है? एक्ट बाय स्ट्रेचिंग द यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स एट द पुल द सर्विक्स बैकवर्ड। ये स्पेशल टाइप का एक छल्ला है, यू नो अबाउट छल्ला? छल्ला नहीं पता? कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरे को क्लैंप नाम सुना है? कपड़े धोने के बाद तुम क्लैंप लगाते हो या नहीं लगाते? नहीं लगाते हो? लगाते होंगे। मतलब किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए अब उनको सर्टेन ऐसे कुछ चिमटी लगाते हैं, तो इसमें से टाइप की चिमटी है, जैसे प्रोलैप्स हो गया तो यहाँ पर लगा दिया, फिक्स कर दिया, अब उसके बाद नीचे नहीं आएगा, जहां है वहीं पे रह जाएगा। तो ये एक तरीके का मिनी सर्जरी वाला प्रोसीजर हो गया। तो पसेरी ऐसी ऐसी होती है, ताले जैसी होती है। तो लिखो भाई पसेरी, रिलीव सिम्टम बट नॉट क्योर। ये आगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगा, इसका मतलब अब आगे सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन क्या ये क्योरेबल है? अरे क्या ये क्योरेबल है क्या? भाई जितना हो गया सो हो गया, आगे क्योरेबल तो नहीं है, इसका मतलब जहां है वहीं पे रोक देगा पसेरी। जब तक पेशेंट की सर्जरी की डेट नहीं आई, आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए, तब तक हम पसेरी यूज करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आएगा आएगा, समझ में आएगा। आया? अरे प्रीवियस कुछ नहीं है, ये लिख लिया पसेरी क्या है, तो जल्दी लिखो ना, इतना टाइम कहाँ है? हो गया? हाँ जी, सही है, थैंक यू। ये लिखो पसेरी, ये भी हो गया। आराम से लिखो, गुस्सा मत हो प्लीज, गुस्सा नहीं। देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इंसान को अपने गुस्से का मालिक खुद होना चाहिए। जिस किसी को गुस्से का हक खुद को नहीं है वो मरीज बन जाता है, सच में बन जाता है। मैं अगर चाहूं आपको आपको गुस्सा दिलाना, और अगर आपको गुस्सा आ गया, इसका मतलब आपकी खुद की चाबी आपके पास नहीं है। कोई आपको परेशान करना चाहे और आप परेशान हो गए, इसका मतलब फिर तो आप गए, तो आपको लोग नचाएंगे, फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो इसलिए गुस्सा कब आएगा कौन डिसाइड करेंगे? हम खुद, किसी दूसरे के ऊपर। इसलिए मैं कुछ भी करूं गुस्सा नहीं आना चाहिए प्लीज, मैं कुछ भी करूं गुस्सा नहीं आना चाहिए, जब तक आप खुद नहीं चाहो तब तक नहीं आना चाहिए।
आ रहा है ना कभी कभी, आए तो आए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। फिर आता है सर्जरी, इसको लेकर फोटो नहीं बनाना है, लिखना था, बेचारे आए ये छल्लों के फोटो बनाने लगे। सर्जरी क्या कर सकते हैं, एंटीरियर कोल्पोरेपी मतलब वेजिनल रिपेयर, हो सकता है प्रोलैप्स की वजह से वजाइना रप्चर हो जाए बाय चांस। तो रेपी मतलब रिपेयर, कोल्पो मतलब वजाइना, एंटीरियर का मतलब अपर पार्ट जो ब्लेडर की तरफ होता है, वजाइना का जो ब्लेडर की तरफ पार्ट होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं, रेक्टम की तरफ होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। पेरिनियोरेपी, पेरिनियल रप्चर हो जाए तो पेरिनियोरेपी। वेजिनल हिस्टेक्टोमी, प्रोलैप्स में मैंने आपको पहले ही बताया कौन सी हिस्टेक्टोमी करती है, एब्डोमिनल या वेजिनल, क्योंकि प्रोलैप्स की डेफिनेशन भी क्या है कि यूट्रस का वेजिनल कैनाल में आ जाना, तो इसीलिए वहां से कट करके वेजिनल रूट से ही रिमूव करते हैं यूट्रस को। तो वेजिनल हिस्टेक्टोमी इज प्रिफरेबल प्रोसीजर इन यूटेराइन प्रोलैप्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। दो चार ऑपरेशन के नाम है, एक होता है फ्लोदरगिल, एक होता है मैनचेस्टर ऑपरेशंस, रिपेयर ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर वेजिनल वॉल विद एम्पुटेशन ऑफ द सर्विक्स। अभी वन लिखो, जल्दी लिखो। एमएससी नर्सिंग का पेपर हुआ आज, पता आपको? देखो हमारे पास सारे क्वेश्चन तो आए नहीं है, जितने जितने क्वेश्चन आए शाम को हम 7:40 पे यूट्यूब पे सॉल्व करेंगे। जितने जितने क्वेश्चन है उसके बारे में शॉर्ट शॉर्ट चीजें होगी, मैं आपको बता दूंगा। 7:30 तक क्लास है, 7:40 से शॉर्ट करेंगे। कुछ कुछ आ रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हो गया मैनचेस्टर, हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, हाँ जल्दी लिखो। सर सर कर रहे हैं, पीछे बातें कर रहे हैं, नहीं सुन रहा मैं आपकी बात, आज कोई नहीं सुन रहा, 15 जून है आज, मैं सुन ही नहीं रहा। डन। आप ही सिलेक्ट होने के बाद स्टेज पे इंग्लिश में बोलना, जैसे वो पूजा बोल रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही सच में। मेरे को तो नहीं आता है? बोल रही थी इंग्लिश, क्या पूरी इंग्लिश में बोली, माय फादर माय मदर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैटरनल ऐसे करके कुछ, आई वांट टू से समथिंग नाउ, आई एम टू मच वरी व्हेनेवर आई कम, ऐसे मैंने कहा भाई ये क्या। हाँ, पहले मैं वहां पढ़ती थी, फिर मेरी मौसी ने बताया, फिर आता डेफिनेशन। ये किसका डायलॉग है, ग्रेट खली का है। अब आता है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, हेडिंग लगाओ इन्वर्जन ऑफ। ऐसा नहीं आप पूजा करके बोल दो सर मिमिक्री कर रहे थे, मैं उसका नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रेट खली वाला कर रहा हूं। इन्वर्जन का मतलब कल बता दिया ना, इनसाइड आउट, इनसाइड फंडस नीचे आ जाएगा, देखो। हाँ तो मेरे को ज्यादा इंग्लिश बोलते मेरे को बहुत ऐसा और लगता है बहुत। अब माना इंग्लिश बोलो तुम, ठीक है तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, इसका मतलब ये थोड़ी हमें भी थोड़ी बहुत तो आती है, तो समझ में नहीं आया तो नहीं आता। इन्वर्जन का मतलब कल बताया था ना पूरा, देखो प्रोडक्ट एज इट इज नीचे आ जाता है, इन्वर्जन के अंदर फंडस नीचे आ जाता है, साइड वाला नहीं आता उतना। तो कैसे हो जाएगा, फंडस एलिवेटेड होना चाहिए, वो कब सेप हो जाएगा, कब सेप का मतलब डुप्लीकेट, डूब गया, फंडस डूब गया, ऐसे हो जाएगा फंडस और नीचे आ जाएगा यूट्रस। आप इंग्लिश सीखो, मैं भी सीखूंगा, मैंने सोचा है, मैं कुछ कुछ चीजें सीखने की कोशिश की, फिर मुझे पता नहीं चला। मैं बहुत समझ में, एक दिन क्या हुआ, मैं वो व्हाट्सएप पे अपन कई बार कोई ग्रुप वगैरह जुड़े होते, बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, अपन उसको क्या करते हैं, डिलीट नहीं, वो हिडन में डालते, क्या उसको आर, इनको भी नहीं आती, आर्चिव नहीं होता, मैं उसको आर्चिव आर्चिव बोल रहा हूं, आर्क होता है ना, आर्ची नहीं होता, क्या होता है, सी एच, सी के साथ मैच आता है तो उसको कब पढ़ते हैं, सी के साथ मैच आता है उसको इंग्लिश मीडियम वाले से पूछ लो चाहे, सही है ना। आर्चिव नहीं होता, आर्की होता है। अब फिर हो गया, फिर इनकी इंग्लिश काम की, आप घर जाना शाम को यूट्यूब पे लिखना ARCHEIV प्रोनाउंसिएशन, उसमें आर की बात है क्या, क्या नहीं पढ़ते, कहाँ पढ़ते हैं, अच्छा वो बोले अचीव पढ़ते हैं, हाँ ये बात भी सही है। भाई मेरे को नहीं आती ना इंग्लिश, मैं आपसे पता करता, वो बोले सर अचीव भी तो पढ़ते हैं, तो लिख लो अक्यूमेंट लिख दो, और क्या बेवकूफ, मुझे आज तक इंग्लिश समझ में नहीं आई इसलिए। तुम कितने जोड़, कॉज क्या हो सकता है, फाइब्रोइड्स, हाई एम्पुटेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स निकाल दिया बाई चांस किसी का, तो उसकी वजह से भी फंडस नीचे आ सकता है। किसी की मान लो सर्विक्स का कैंसर था, सर्विक्स का कैंसर था, सर्विक्स निकाल दे तो क्या बोलते हैं, क्या बताओगे नाम क्या बोलते हैं, अगर किसी का सर्विक्स निकाल दे तो उसको क्या बोलते हैं, किसी को नहीं याद है, तुम एचयू करो चाहे आरक्यू करो, मेरे को तो आपको सस्पेंस में डालना था, मुझे पता है आरक्यू पढ़ते हैं, मेरे को तो आप यूज लेना, आप क्या बोलते हैं बताओ देखिए। अरे सर्विक्स किसी की निकाल देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्विस की सर्जरी करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ सर्विक्स। तुम्हें कुछ याद रहता है कि नहीं रहता, नहीं रहता। कॉनाइजेशन, कौन सी भी सर्विस होती है, कॉनाइजेशन नहीं बताएगा अभी आपको मैंने, ये कौन बताएगा, सब मैं बता, पेपर में सबके साथ चल लूं, पास में बैठ जाऊं। आत्मनिर्भर बनो, जल्दी लिखो, हो गया हमारा गायनी पूरा हुआ है। डन, मेरे को बातें नहीं, बिल्कुल भी बातें नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा, बातें नहीं, ठीक है।
अच्छा आप इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का कॉज पढ़ गए? कौन सा? एब्स्टीन? एब्स्टीन बार वायरस? पक्का? अच्छा तो फिर पूछो दूसरा, और दूसरा भी पढ़ गया, म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम किसका दूसरा नाम है? कैवास्की डिजीज। और क्या पढ़ा था हमने? डिक टेस्ट, स्कारलेट फीवर, स्कारलेट, पैच टेस्ट, एलर्जी। और क्या पूछा था मैंने? पॉल बनेल टेस्ट किसमें करते हैं? इन्फेक्शियस। वाओ फैंटास्टिक, ये तो आप बहुत ज्ञानी हो गए। अच्छे सवाल है, याद रखना ये टाइप्स। एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट के अंदर फंडस वेजाइना तक आता है, कंप्लीट के अंदर एक्सपेल आउट बाहर। जल्दी करो प्लीज, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है बस। इन्वर्जन के बाद में एक छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, वो तो पढ़ लेंगे कोई 10 मिनट, क्या इंस्ट्रूमेंट। अब आप यहाँ खड़ा रहो, बोलना नहीं है, चुपचाप लिखो जल्दी फटाफट, बिल्कुल नहीं बोलोगे कोई, चुप रहो, चुपचाप खड़े रहना यहाँ। क्वेश्चन क्यों है? सर ने जो बताया वो सही है, जो सर ने बताया वो सही है। सी बताया, सी में भी तो असिस्टिंग है, जैसे अगर सेकंड स्टेज में प्रॉब्लम है तो उसमें असिस्ट करते हैं, बट जो डी डिस्ट्रक्टिव डिलीवरी है इसमें तो नॉर्मल वजाइना की डिलीवरी होती है, तो असिस्ट प्राप्त फोसेट में भी असिस्ट करते हैं, वेंचर्स में। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स कितना अच्छा वर्ड है, बताऊंगा कल, वही सही आंसर उनका। हाँ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, क्या? वेरी गुड, सही बात है, उसी को किसिंग डिजीज बोलते हैं, ओरल सीक्रेशन से फैलती है ड्यू टू ट्रांसमिटेड बाय इंटीमेट कांटेक्ट, इसीलिए उसका दूसरा नाम होता है किसिंग डिजीज है। हाँ सलाइवा। सब क्वेश्चन लेके आता, लिखो जल्दी प्लीज। 35 वीक प्रेगनेंसी विद पॉलीहाइड्रोमनियंस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज मैनेज्ड बाय, कितना है पॉलीहाइड्रोमनियंस लिखा नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? फ्लैसिक नहीं देंगे, इन्फ्यूजन नहीं देंगे, 35 वीक है, नहीं करेंगे पॉली वो एआरएम नहीं करेंगे, अमीनो सिंथेसिस नो, लेबर को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अरे जल्द लिख लो फटाफट। हाँ आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? तो आपने ये सवाल क्यों पूछा मेरे से? एक पेशेंट को लेसिक दे रहे हैं, सीएचएफ का पेशेंट है, तो क्या ऑब्जर्वेशन करोगे? आपने लेसिक्स दिया, लेसिक्स क्यों दिया? क्योंकि सीएचएफ है, सीएचएफ में क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? सीएचएफ, हार्ट पंप नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर, फ्लूइड बहुत बढ़ गया, इसीलिए हमने लेसिक्स दिया। लेसिक्स का आउटकम क्या? लेसिक्स का काम क्या है? यूरिन आउटपुट बढ़ाना। तो हम क्या चेक करेंगे? यूरिन आउटपुट 10 ml पर केजी आ रहा है, मतलब बहुत 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 ज्यादा, वेरी गुड, यही चाह रहे तुम। हाँ बहुत ज्यादा ही चाह रहे हैं। आप किसी बच्चे को लेसिक्स देके देखना, जिसका जितना वजन है उतना यूरिन आ जाएगा। हाँ हाँ 10 ml पर केजी का मतलब बच्चा का वजन मान लो 3 किलो का, तो उसका वजन आ जाएगा 30 ml यूरिन आ गया, क्या दिक्कत है? 3 किलो के बच्चे का अगर 30 ml यूरिन आ गया, क्या दिक्कत है? आएगा, हाँ आएगा अचानक, हॉस्पिटल में काम, हाँ 30 ml नहीं आ सकता, एक बार आएगा, क्योंकि सीएचएफ पे फ्लूइड ओवरलोड है। चुप रहो। हाँ हेपेरिन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है? आकी सर ने बहुत अच्छे से बता रखा है ये बात, मेरे से पूछ रहे हेपेरिन में मेटाबॉलिक बहुत अच्छे से बता रखा है, 3 बार बताया, प्लीज लिसन, ऐसे करके बताया 3 बार, गारंटी। हाँ हाँ ऐसे नहीं बताया आपको? हेपेरिन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है बता रखा है आकी सर ने, जो पढ़ा है वो पढ़ी आपने, वो 100% होता है और बता भी रखा है। सारी चीजें यहाँ डिस्कस नहीं होगी, यहाँ एक्स्ट्रा चीजें नहीं होगी। सेंसेशन ऑफ सम थिंग्स कमिंग आउट ऑफ द वैजिना, क्लासिकल साइन ऑफ इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, लिख लो फटाफट, और मैं कुछ नहीं लिखूंगा इसमें, जल्दी करो प्लीज। क्या ऐसे करते क्या? अच्छा ऐसे, अच्छा आदि सर ऐसे करते हैं, तो ठीक है, जैसे आदि सर तार को कान के पीछे, अच्छा ऐसे, हाँ अब समझ में आता है, रवि शर्मा सर भी ऐसे ही करते हैं। आकी सर मैं नहीं करता सर, चलो अब सीख गया, मैं सर से पूछूंगा, आप सही करते हो, ठीक है, हो गया राइट। नेक्स्ट डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस करेंगे? इंस्पेक्शंस देखेंगे भाई, मास सीन हो रहा है, कप शेप डिप्रेशन एट फंडस, जैसे यूट्रस ऐसे होता है, अब क्या हो गया? इन्वर्जन, तो ये यूट्रस हो जाएगा ऐसे, भाई ये नीचे आएगा ना, डेफिनेशन क्या है इन्वर्जन की? फंडस नीचे आएगा, बाकी वाला पार्ट तो नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा, तो कप शेप, यूट्रस को या फंडस को फील करोगे, यहाँ फंडस क्या रहेगा? खाली है ही नहीं, यहाँ कहाँ चला गया? कहीं और। वेरी गुड, यूटेराइन साउंड टेस्ट, एक आप पढ़ोगे अभी थोड़ी देर बाद, यूटेराइन साउंड का मेन पर्पज क्या है बताओ? एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसको बोलते हैं यूटेराइन साउंड, वो किस लिए यूज किया जाता है? ये नॉन सेट का सवाल है। यूट्रस की लेंथ, कैविटी की लेंथ को मेजर करने का, फंडस नीचे आ गया तो लेंथ कम होगी ज्यादा, तो यूटेराइन साउंड टेस्ट होगे जिसमें यूटेराइन कैविटी मिलेगी नहीं क्योंकि फंडस नीचे आ गया, फंडस नीचे आ गया, इसका मतलब या तो कम मिलेगी या डिक्रीज मिलेगी या एब्सेंट मिलेगी, कंप्लीट में इन्वर्जन एब्सेंट, क्योंकि कैसे कैसे मापते हैं? ये यूट्रस है तो यहाँ से यूटेराइन साउंड मापते हैं, ठीक है, तो ये फंडस ऊपर रहना चाहिए, अगर ये आ गया ऐसे, ये तो साइड वाला यही है, ये आ गया ऐसे, मानो तो ये कम हुई कि नहीं हुई? कैविटी की लेंथ कम हुई कि नहीं? बॉडी की लेंथ कम हुई कि नहीं हुई?
यूटेराइन साउंड से यूटेराइन कैविटी और बॉडी की लेंथ मेजर की जाती है साउंड टेस्ट में। तो इसका मतलब आपके दो क्वेश्चन सही हो गए कि यूटेराइन साउंड जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या काम करता है, यूट्रस की बॉडी कैविटी की लेंथ को मेजर करता है, उसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एग्जामिनेशन अंदर एनेस्थीसिया भी करते हैं, कंफर्मेटरी वही है, एनेस्थीसिया देके कंफर्म किया जाता है अच्छे से। ये हो गया आपका डायग्नोसिस फिनिश। उसके बाद मैनेजमेंट। सही है, समझ में आ गया? बहुत आएगा आएगा, टाइम लगता है थोड़ा पावर, लेकिन आता है समझ। ओके डन। तो आज हम सीएचएन स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है सीएचएन कैसा सब्जेक्ट है? कैसा है? नर्सिंग का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं पहले कह देता हूं, लेकिन था सबसे बोरिंग। और बोरिंग का आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि आपको 2 साल में पढ़ना पड़ता था। कम्युनिटी फर्स्ट, कम्युनिटी सेकंड, एक साल में पूरा नहीं होता था। और आपने जो जो पढ़ा वो मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा, जो जो आपने पढ़ा ना वो मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा। अपनी कम्युनिटी थोड़ी अलग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग थोड़ी अलग है, क्योंकि आपने कुछ और ही पढ़ा है। व्हाट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्स? राइट डाउन द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स 7 नंबर। राइट द स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ 7 नंबर। ये आएगा ही नहीं कभी, 15 नंबर तुम्हारे पास रखो। राइट डाउन द फंक्शन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन द कम्युनिटी, आएगा ही नहीं। डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिटी आएगा ही नहीं। तो क्या आएगा? कुछ और ही आएगा, वो कुछ अलग है। कंपटीशन की कम्युनिटी अलग है, जो आप पहली बार पढ़ोगे। जो आपने पहले पढ़ा वो सब काल्पनिक बातें थी, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। सच में ये कम्युनिटी अलग है। हो गया? थैंक यू, आपने खुद चला के मुझे बोला हो गया। डेफिनेटिव सर्जरी, हिस्टेक्टोमी, सर्जरी से पहले कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, कोई इंफेक्शन वगैरह हो रहा है, उसको ट्रीट करना। करेक्टिव सर्जरी, करेक्टिव मेजर्स का मतलब परमानेंट नहीं होता तक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना। आपने पढ़ा होगा पैलिएटिव सर्जरी, ऑन्कोलॉजी में पढ़ते हो पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव का मतलब क्या होता है? क्या होता है पैलिएटिव सर्जरी? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? कुछ लोगों को बहुत सब कुछ पता है, बोलना नहीं है। मैं क्यों बताऊं? तो अपने पास रख ले, एग्जाम वाले दिन भी बाहर मत निकालना। पता है बहुत लोगों को, अरे नहीं बताओगे नुकसान कर लोगे खुद का। बोलो क्या? परमानेंट नहीं, जैसे किसी को कैंसर हो गया, आपको पता है टर्मिनल इल पेशेंट को क्या बोलते हैं? हॉस्पिस। क्या बोलते हैं? तो माना कि किसी को हॉस्पिस पेशेंट है, मतलब टर्मिनली इल है, जिसके बचने की संभावना नहीं है, तो जब तक जिंदा है हम चाहते हैं कि उसको कम दर्द हो, सांस अच्छे से आता रहे, तो वो सर्जरी करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैलिएटिव सर्जरी। लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, सिम्टम्स को इंप्रूव करने के लिए, जिंदगी थोड़ी ठीक चले, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए हम कुछ बेसिक सर्जरी करते हैं, जिससे कि कुछ दिन निकल जाए और वो पेन फ्री निकल जाए, पीसफुल लाइफ के लिए, जब तक जितनी बची है उस सर्जरी को बोलते हैं पैलिएटिव सर्जरी। तो इसमें पैलिएटिव का मीनिंग तो नहीं है, बट परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो तब तक हम कुछ लोग करेक्टिव मेजर्स करते हैं। अच्छा, ऑन्कोलॉजी में एक पढ़ते हो रेस्पाइट केयर, ये बताओ क्या है रेस्पाइट केयर? बताओ, किसी को नहीं पता? सच में नहीं पता? सच में नहीं पता? मेरी कसम, रेस्पाइट केयर नहीं पता? हेलो, नहीं पता? नहीं पता? हाँ पीछे मैम, नहीं पता? नहीं पता? रेस्पाइट केयर नहीं पता? समझा नहीं? नहीं वो तो नहीं है, कुछ और है। क्या? थोड़ा जोर से, हाँ वेरी गुड, और जोर से बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे एक हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है कैंसर का, अब आपको पता है कैंसर का पेशेंट है तो क्रिटिकल इल होगा, ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी चल रही है, उसकी रेडिएशन चल रहा है, कुछ भी, तो एक जना तो रहेगा नहीं, साथ में 2 या 3 जने फैमिली मेंबर रहते हैं अटेंडेंट। रेस्पाइट केयर का मतलब अल्टरनेटिव केयर ऑफ ए पेशेंट बाय केयर गिवर। एक मरीज, जैसे मरीज का अटेंडेंट की केयर की बात चल रही है, एक पेशेंट 6 घंटे अंदर पेशेंट के पास रुकेगा, दूसरा रेस्ट करेगा, फिर वो आ जाएगा, मतलब अल्टरनेट शिफ्टिंग ऑफ केयर गिवर्स, उसको बोलते हैं रेस्पाइट केयर। केयर करने वालों का अल्टरनेट चेंज होना रेस्पाइट केयर कहलाता है। पेशेंट की बात नहीं है इसमें, पेशेंट के अटेंडेंट की शिफ्टिंग चेंज होना। भाई कंटिन्यू 24 आवर तो नहीं रह सकता ना अटेंडेंट, वो भी बाहर जाएगा, वो भी बाहर घूमेगा, कुछ और आएंगे, पहले पापा बैठे थे, पापा के भाई बैठे हैं, फिर कोई और बैठेगा, फिर कोई और बैठेगा, पेशेंट का रिलेटिव बैठेगा, उसको बोलते हैं रेस्पाइट केयर। 21 जून को योगा डे है, यू नो अबाउट योगा डे? 21 जून को होता है ना? वेरी गुड। अब 2-4 टॉपिक है, एक है रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। अच्छा इसका मीनिंग बता दो पहले क्या होता है, फिर लिखो। ये है यूरेथ्रा, ये है वेजाइना, और ये है रेक्टम। जब कई बार यूरेथ्रा की कोई इंजरी हो जाए, यूरेथ्रा की कोई इंजरी हो जाए, तो ये जो वेजाइना है, ये यूरेथ्रा है, और ये रेक्टम है, ठीक है? नाम क्या? रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। रेक्टम और वेजाइना के बीच में क्या हो जाना? कनेक्शन हो जाना। फिस्टुला का मतलब क्या है? कनेक्शन हो जाना, तो उसको बोलते हैं रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। तो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइना, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन लिख दिया। अब आता है दूसरा, क्या है? एबनॉर्मल कम्युनिकेशन ब्लडर एंड वेजाइना, इसको क्या बोलते हैं बताना? बताओ क्या बोलेंगे इसको? ये लिखना नहीं है, ये साइड में रखना, सोच के बताना। कॉज क्या हो सकता है? ट्रॉमा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो सकती है, वेजिनल रप्चर हो सकती है बाई चांस, कोई एंटीरियर वेजिनल वॉल का कोई नेक्रोसिस हो जाए, सिजेरियन सेक्शन की वजह से बाई चांस हो जाए, पोस्टीरियर ब्लडर वॉल कोई डैमेज हो जाए। फिस्टुला को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? यूएसजी। और कैसे पता किया जा सकता है? डाई इंसर्ट करते हैं। डाई इंसर्ट करेंगे तो सेम रूट से ही वापस आनी चाहिए भाई, डाई सेम रूट से वापस आनी चाहिए। अगर आपने वेजिनल रूट में कोई डाई यूज की, अगर वो रेक्टल रूट से आ रही है, इसका मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? इस रूट से कोई डाई इंसर्ट की, मतलब कोई ड्रग,
वो अगर वो यहाँ से आ रही है, इसका मतलब इसमें कनेक्शन है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये लाइन को छोड़ दो, इसका मीनिंग अलग है, मैं अभी बताऊंगा। बाकी लिखो। हो गया? है? वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला, वेरी गुड। ब्लेडर को बोलते हैं वेसाइकल, क्या बोलते हैं? और वेजिना का मतलब वेजिना, तो वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला का मतलब है ब्लेडर और वेजिना में फिस्टुला हो जाना, वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। सीधा नाम आता है कि वेजिना ब्लेडर से कनेक्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। ऐसा टर्म आता है, एक आता है, कोई भी एग्जाम में आता है, कोई में नहीं आता, डिपेंड करता है, पूछे नहीं पूछे उसकी मर्जी। जल्दी लिखो। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? बताओ, कल पढ़ के आना फिर, कल पढ़ के आना। आ सकता है ना इतना तो पढ़ के? इतनी चीजें मैं बता रहा हूँ, एक आधी आप भी बताओ ना, नहीं कुछ आप पढ़ के क्यों नहीं आते फिर? सब मेरे भरोसे मत छोड़ो भाई, कुछ आप भी तो ट्राई करो, नई चीज पढ़ो भाई, कुछ आप भी तो, एक एक चीज नहीं पढ़नी हर चीज में, क्या सारा सब कुछ थोड़ी पढ़ा सकता है, कितना भी ट्राई कर ले टीचर। तुम 4 साल में सारा नहीं पढ़े, हम 6 महीने में कैसे पढ़ेंगे सारा? हालांकि 4 साल से 50 गुना ज्यादा पढ़ेंगे, एग्जाम में आए उससे भी ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन 100% तो नहीं आते ना किसी के। टॉपर होता है उसके कितने नंबर आते हैं? कल पूछा नहीं आपने दिनेश को कि तुम्हारे कितने नंबर आए? वो बोले वो, तो आप पूछ लेते चला के, भाई कोई नहीं बता, आप चला के पूछ लो। अच्छा, मौका ही नहीं मिला इनको। लिख लिया? हो गया? मैं क्यों पूछूं, मुझे पता है सब, वो मुझे पूछेगा ना, तो पूछते भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी सिलेक्ट हुए पूछते थे कैसे पढ़े, हर 10 10 पता, एक अपना जम्मू से है मुदस्सिर, नाम देखा था वीडियो, वो हर 10 दिन से, सर अब मैंने ये कर लिया, अब मैं क्या करूं, अब मैंने ये कर लिया, मैंने कहा अब ऐसे करो, अब मैं कैसे करूं, निकल जाएगा ना पक्का, अरे मैं लो की लकीर गोली जैसे निकलेगा। अपने लेक्चर आज आकाश हर 10 दिन होते नीचे रिसेप्शन पे, सर अब क्या करें, ये हो गया हमारा, फिर मैं क्वेश्चन पूछता, ये हो गया, हाँ ठीक, अब ये करो, सर ये हो रहा है, सही हो रहा है, मैं कहा अब ये करो, तो सर होगा कि नहीं होगा, मैं वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बताऊं जिस करते जाओ तुम, होगा पक्का, कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो ये तो मुश्किल थोड़ी है, कोई इजी है। अब मैं क्यों पूछूं तुमने कैसे किया, मुझे पता है ना कैसे किया, कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता, वो बात अलग है। एक कोई कैंडिडेट था, इस एग्जाम में नहीं था, पहले के एग्जाम में, रिजल्ट आने से एग्जाम भी दे दिया, 9 सेट आंसर की तो आती नहीं है, एग्जाम भी हो गया, ठीक चल रहा था, सही है सर प्लीज मुझे ना कल्याणी भी मिल गया ना, गुवाहाटी क्या मेरे को मिल गया, कहा सबसे लास्ट टाइम कौन सा है, जो भी है वो राजस्थान का ही था, कहीं भी मिल गया मैं चला जाऊंगा, ये भगवान मेरा सिलेक्शन करवा दे, मैंने कहा भगवान तेरी पक्की सुनेगा, 100% करवा देगा। उसको मिल गया, बहुत कॉर्नर वाला नहीं, बीच वाला, कोई देवगढ़ वगैरह यूपी में मिल गया, ज्यादा दूर भी नहीं है, हिंदी बेल्ट है। सर मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मेरे को जोधपुर एम्स क्यों नहीं मिला, मैंने कहा ये कल शाम का स्टेटमेंट है, मेरे को कोई भी मिल जाए, इंसान खुश तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि किसी ने किसी को मिला है ना जोधपुर, मुझे क्यों नहीं मिला? कल तक तो ये बोल रहा था मुझे कोई भी मिल जाए। तो वैसे ही स्टूडेंट ये बोलते हैं, जो कल तक ये बोला करते थे सर प्लीज कहीं पर सिलेक्शन हो जाए, एक स्टूडेंट पिछले एग्जाम में आया, सर प्लीज कैसे भी सिलेक्शन हो जाए, जो ही रिजल्ट आया, सर प्लीज मुझे टीचिंग करवाना, मैं क्या करूं, रुक रुक जा भाई, ज्वाइन कर ले 2 दिन तसल्ली रख, अभी तू टीचिंग बाद में करवाना, पहले वहां जाके डॉक्यूमेंट दे, सैलरी स्टार्ट करा खुद की, वहां जरूरी है, अभी करवाते रहना बाद में। अवॉइड वेजिनल डिलीवरी, भाई नर्सिंग रोल यही है, क्योंकि और ज्यादा वेजिनल रैप्चर के चांस रहेंगे। एब्स्टिनेंस का मतलब अवॉइडेंस ऑफ कोइटस एक्ट, 100% अवॉइडेंस को बोलते हैं एब्स्टिनेंस। अब एक होता है सिस्टोसील, सिस्टोसील क्या होता है भाई? सील का मतलब होता है बाहर निकल जाना, सिस्ट का मतलब है सेफ, सील का मतलब है बाहर निकल जाना, ओम्पेलोसील, मेनिंजोसील, मेनिंजोमाइलोसील, नाम नहीं सुना कभी? जिसके पीछे सील है इसका मतलब बाहर निकल जाना, सिस्ट मतलब कोई सेक लाइक, तो सिस्टोसील का मतलब है ब्लेडर, वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाना, सिस्टो मतलब ब्लेडर, अब इसमें सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लेडर, तो सिस्टोसील का मतलब है ब्लेडर बाहर निकल गया, कौन से रूट से? वेजाइना के रूट से। कब निकल सकता है? जब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, उसके साथ में ये देखने को मिलता है, ज्यादा इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो हो सकता है मे वो। रेक्टोसील का मतलब क्या होता है? रेक्टो मतलब रेक्टम, सील मतलब बाहर निकल जाना, हर्निएशन ऑफ पोस्टीरियर वेजिनल वॉल विद द एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टम थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू रेक्टम की कम्युनिकेशन की वजह से कुछ पार्ट इसका बाहर सीन हो जाता है। फिर आता है एंटेरोसील, हर्निएशन ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू द वेजाइना, देखो मोस्ट कॉमन नहीं होता, इंजरी की वजह से कुछ भी हो सकता है, अपने को पढ़ना पड़ेगा, कोई करोड़ में एक आधे में देखने को मिलता है। एंटेरो का मतलब इंटेस्टाइन, सील का मतलब या वेजाइना की बात चली, थ्रू द वेजाइना, तो एंटेरोसील का मतलब इंटेस्टाइन का कोई भी कंटेंट वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाना, एंटेरोसील। ब्लैडर का कोई कंटेंट वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाना, सिस्टोसील। रेक्टम का कोई कंटेंट वेजाइनल वॉल के रप्चर होने की वजह से बाहर निकल जाना, रेक्टोसील। यूरेथ्रा का कोई कंटेंट बाहर निकल जाना, यूरेथ्रोसील। इजी एक्ट ऑफ है, जो है वो बाहर निकल रहा है, बस जो नाम है वो बाहर निकल। अगर किसी को सिस्टाइटिस हो जाए, आपसे पूछ ले आपको क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करना चाहिए, आप क्या करोगे? सिस्टाइटिस में क्या करोगे? इसको टॉपिक को भूल जाओ, मैं एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, सिस्टाइटिस में क्या, कॉमन सेंस तो लगाओ, नहीं लग रहा ना? कॉमन सेंस नहीं लग रहा, या सेंस ऑर्गन सही सुन नहीं पा रहे तुम्हारे? कुछ लोग सही सही बोल रहे हैं, बस कुछ लोग, हेलो इंग्लिश वाले मैम बताओ, नहीं पता, फिर
किसी को नहीं पता। तो फिर मैं नॉन सेट के सवाल पूछ क्यों रहा हूँ इतने? ऐसे कौन-कौन लोग हैं अभी तक जिन्होंने सॉन्डर्स बुक नहीं देखी है? नहीं, उन्होंने नहीं देखी है। कौन-कौन है? सही से याद रखना। सॉन्डर्स नहीं पढ़ा, ईमानदारी से बताना, फायदा है बताऊँगा। नहीं पढ़ा इसका मतलब आप बताएँगे तो सही पढ़ोगे आप। बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी। वेरी गुड, कोई बात नहीं। नए-नए आते हो पहले 1 महीना तक तो यहाँ सिर्फ नोट्स ही पढ़ने होते हैं क्योंकि धीरे-धीरे पहले दिन सॉन्डर्स पढ़ोगे तो पता ही नहीं पड़ेगा। पहले बताना पड़ता है क्या-क्या पढ़ना है और क्या ही पढ़ोगे। सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर में क्या आता है? ब्लैडर में क्या आता है? क्या आता है? ये भी नहीं पता, कोकोनट वाटर तो नहीं आता ना? क्या है तुम्हारे ब्लैडर में क्या आता है ये भी नहीं पता? ये किडनी, ये यूरेटर, इसको ही तो ब्लैडर बोलते हैं और किसको बोलते हैं? अरे इसको ही तो ब्लैडर बोलते हैं। इसमें क्या आएगा? यूरिन। इसका होगा इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब प्रॉब्लम बढ़ रही है। सही है? क्या है? सीसी का क्या मतलब है? अच्छा ऐसे आता है यूरिन। ये बात है क्या? अच्छी बात है। लेकिन जब ब्लैडर में यूरिन आता है और ज्यादा टाइम ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो रखा है तो इसका मतलब आपको क्या करना है? ब्लैडर में ज्यादा पानी देना है। ज्यादा पानी कब दोगे? जब पिलाओगे। चाहे आईवी दो, चाहे ओरल दो। रिहाइड्रेट द ब्लैडर सिस्टम इसमें मेन नर्सिंग इंटरवेंशन है। कम से कम एडल्ट में 3 लीटर पर डे ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड देना होता है। आप ऑन्कोलॉजी में एक ड्रग पढ़ोगे साइक्लोफॉस्फेमाइड। कौन सी? जिसका एंटीडोट होता है मैसना। उसको मैं एक बार साइड में कर दूं ड्रग का। साइक्लोफॉस्फेमाइड हेमरेजिक सिस्टाइटिस करती है। क्या करती है? हेमरेज कर देती है ब्लैडर में और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्लैडर का। हेमरेजिक सिस्टाइटिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड इज एंटी कैंसर ड्रग। तो उसमें क्वेश्चन आता है, पेशेंट को साइक्लोफॉस्फेमाइड दिया, हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो गया, बताओ क्या करोगे? पानी देंगे, खूब फ्लूइड देंगे, चाहे आईवी दो चाहे ओरल दो। कौन सी ड्रग एंटीडोट है? मैसना। कौन सी? मैसना। ये तो ड्रग है। इसीलिए हॉस्पिटल में आपने ऑन्कोलॉजी वार्ड में काम किया होगा, हेमेटोलॉजी में काम किया होगा कि साइक्लोफॉस्फेमाइड देने से पहले भी एनएस की बोतल चढ़ाते हैं, देने के बाद भी एनएस की बोतल चढ़ाते हैं और मैसना को भी एनएस में देते हैं। इस बहाने से पानी चला जाएगा बॉडी में। देते हैं भाई, देते हैं। बिफोर एनएस 500, आफ्टर एनएस 500, साइक्लोफॉस्फेमाइड को भी एनएस में। इस बहाने से 1.5 लीटर पानी चला गया। ये पर्पस था हमारा, सॉल्व है, हेमरेजिक स्टाइटिस नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो भाई खत्म हो गई गायनिक, बड़ी मुश्किल से। फोन करना खान साहब। हाँ ये बंद कर दो, इनको बोल दो बच्चों को। हाँ अब तुरंत नया लिंक शेयर हो जाएगा, आपको सीएचएन की क्लास स्टार्ट करवाएंगे ना, नया सब्जेक्ट सीएचएन होगा तुरंत। उनको फोन करो।